पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में आज हम देखेंगे अरस्तु के नागरिकता का सिद्धांत, सिटीजनशिप। तो अरस्तु राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति को नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखता है। तो अरस्तु ने एक नागरिकता का लिमिटेड लोगों को नागरिकता देता है। तो आज हम देखते हैं कि अरस्तु किन लोगों को नागरिकताएं प्रदान करता है और किन लोगों को नागरिकता से वंचित करता है। तो ये प्रश्न यदि छोटा आता है तो आपसे पूछा जाएगा कि अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है, ये 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं। या आपसे पूछ सकते हैं कि कोई 4 बिंदु ऐसे बताइए जिनको अरस्तु नागरिकता की श्रेणी में नहीं मानता है। तो सारी चीजें, यदि हम बड़ा प्रश्न जो विश्लेषणात्मक प्रश्न आता है, आलोचनात्मक प्रश्न आता है कि अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए या इसका विश्लेषण कीजिए, तो ऐसा 20 नंबर का प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या फ्रेम तैयार करनी है। देखिए, औसत आपके शब्द सीमाओं के अंतर्गत आप देखिए कितने शब्दों में आपको है, उसके अनुसार हमें अनुपात में वो सारी चीजें तैयार करनी है, जिसमें एक बड़ा पार्ट हमारा होना चाहिए अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा और विशेषताएं। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये आपके इस क्वेश्चन का मुख्य भाग है। तो हमें इस पे फोकस करना है। लगभग 50% के लगभग हमें इनके बारे में बताना है। 50 से ज्यादा आप बताइए थोड़ा। और उसके अलावा हम देखते हैं, तो यदि 20 नंबर का प्रश्न आपके आता है कि अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए, तो उसे कुछ बिंदुओं में आप उसको बांट लीजिए ताकि आपको प्रश्न करने में, प्रश्न का उत्तर लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिए थोड़ा सा अरस्तु का परिचय, जो हम पहले बता चुके हैं। परिचय में मुख्य रूप से आप बताइए अरस्तु कौन था, अरस्तु की जो शिक्षण संस्था है, गुरु है, अरस्तु की मुख्य अध्ययन शैली है, अरस्तु की मुख्य पुस्तकें हैं और राजनीति विज्ञान में अरस्तु क्या है। तो बेसिक जो चीजें हैं वो सारी चीजें आप अरस्तु के परिचय में, कोई बहुत डिटेल में नहीं देना कि आप हर चीज दें, लेकिन बेसिक जो आधारभूत राजनीति विज्ञान की दृष्टि से जो अरस्तु की इंपॉर्टेंस है वो आपको अरस्तु के परिचय में देनी है। तो ये आप देख लेना, जो मान लीजिए जितनी शब्द सीमा आपसे पूछी जाती है उस शब्द सीमा के हिसाब से आप अरस्तु का परिचय भी लिखिए आप सबसे पहले। उसके बाद में हम देखेंगे अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा उसने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप की है। तो अरस्तु ने सबसे पहले उस समय जो चल रही थी उन अवधारणाओं का खंडन किया है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि अरस्तु किन अवधारणाओं को स्वीकार नहीं करता है, कि किन चीजों को मानता है कि भाई इनको हम नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखेंगे। उसके बाद में उसने अपनी परिभाषा दी है। तो आप उसके बाद में लिखेंगे अरस्तु की परिभाषा, अरस्तु नागरिक किसको मानता है। उसके बाद में अरस्तु की नागरिकता संबंधी सिद्धांत की विशेषताएं। उन विशेषताओं को हम 2-3 भागों में बांटेंगे। विशेषताओं में हम एक भाग तो बांटेंगे कि अरस्तु ने किन किन लोगों को, अर्थात अयोग्यताओं के संदर्भ में किन किन लोगों की बात की है कि ये लोग नागरिक नहीं होंगे। दूसरा, वो नागरिकों के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या स्वीकार करता है, और सामान्य जो सारांश अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत में निकल के आते हैं वो क्या निकल के आते हैं, तो ये इसकी विशेषताओं में आ जाएगा। और लास्ट में हम देखेंगे इसकी आलोचना कि अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की क्या सही है या गलत है। तो विभिन्न आलोचकों ने अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की जिन जिन बिंदुओं पर भी आलोचना की है वो सारे बिंदु हम देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरस्तु की नागरिकता के नकारात्मक स्वरूप से, जहां से अरस्तु ने स्वयं अपनी नागरिकता का सिद्धांत शुरू किया है, जिसमें वो कहता है कि नागरिकता इन आधारों पर, ये आधार नागरिकता के सही नहीं है। जैसे 3 आधार उस समय प्रचलित थे मुख्य रूप से, और आज भी हम देखते हैं उनमें से आधार वही लगभग सारे अपने चलते हैं, जैसे जन्म के आधार पे। तो 3 आधार जो उस समय अरस्तु के समय थे, निवास का आधार, जन्म या वंश का आधार, या कानूनी अधिकारों का आधार। अर्थात या तो जो व्यक्ति निवास करता हो वो वहां का नागरिक है, या कानून ने जिसको, राज्य ने जिसको कानूनी अधिकार प्रदान कर रखे हो वो व्यक्ति नागरिक हैं,
या फिर वे व्यक्ति जिनका जन्म उस राज्य में हुआ है या जिनके वंश लगातार उसी राज्य में चलते आ रहे हैं, वो राज्य, तो वो नागरिक हैं। लेकिन अरस्तु ने इन तीनों का ही खंडन किया है। अरस्तु इन तीनों ही आधारों को स्वीकार नहीं करता है। वो ये कहता है कि वंश, जन्म या केवल कानूनी अधिकारों का होना या केवल निवास करना, ये नागरिकता के आधार नहीं हो सकते हैं। उसने कहा है, कानूनी अधिकारों का वो खंडन करता है कि कानूनी जो अधिकार है उसके आधार पर हम किसी को नागरिकता दें, ये सही नहीं है। इसका मानना है कि कानूनी अधिकार तो विदेशियों को भी मिलते हैं, विदेशी यहां आते हैं तो कानून का संरक्षण तो उनको भी दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि केवल कानूनी अधिकार या केवल कानूनी संरक्षण मिलना ही आपके नागरिकता को सिद्ध नहीं करता है, इस आधार पर आप नागरिक नहीं हो सकते। दूसरा अरस्तु इसी में कहता है कि कानूनी अधिकार तो दासों को भी प्राप्त होता है, लेकिन अरस्तु दासों को नागरिकता की श्रेणी में नहीं लेता है। अतः इस दृष्टि से उसने कहा है कि भाई कानूनी अधिकार तो विदेशियों को भी प्राप्त है और दासों को भी प्राप्त है, तो हम इस दृष्टि से इन लोगों को केवल कानूनी अधिकार प्राप्त होने के आधार पर किसी को नागरिक नहीं मान सकते। तो एक तो उसने यह खंडन किया है। दूसरा वह कहता है कि केवल जन्म के आधार पर माता पिता जिस राज्य क्षेत्र में रह रहे हो उसमें आपका जन्म हो गया और उसके आधार पर आपको नागरिक मान लिया जाए, तो उसे भी प्लेटो स्वीकार नहीं करता है। अरस्तु स्वीकार नहीं करता है। वो ये कहता है कि केवल संतान मात्र, उस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की संतान मात्र होने से ही आपको नागरिकता का अधिकार नहीं मिल जाता है, आप नागरिकता की श्रेणी में नहीं माने जा सकते। और इसी प्रकार उसने जो निवास का आधार है, कानूनी आधार है और जन्म का आधार है, तो ये तीनों आधार उसने अलग से किए हैं। कानूनी अधिकारों में मतलब कि उसमें आपको यह भी बताना है कानूनी अधिकारों में कि किसी अभियोजन जो होते हैं, अभियोग दर्ज कराने का अधिकार है, मुकदमे दर्ज कराने का अधिकार है, तो ये मिलना ही केवल कानूनी अधिकार, ये दासता का, ये नागरिकता का कोई आधार नहीं है। तो इसमें आप सबसे पहले आप बताएंगे अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत में कि अरस्तु किन किन आधारों को नागरिकता की श्रेणी में स्वीकार नहीं करता है, और आप तीनों का यहां खंडन करके लिखेंगे कि अरस्तु इन इन आधारों पे जन्म, वंश, कानूनी एवं जो निवास, तीसरा हमने लिया था निवास, तो निवास, जन्म और कानूनी अधिकारों का खंडन करता है। अब बात आती है, देखिए अरस्तु वो व्यक्ति है जिसने पहली बार नागरिकता संबंधी विचार रखे हैं, मतलब उसने आम व्यक्ति और नागरिक इन दोनों में भेद पहली बार किया है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 3rd पार्ट में। तो यहां यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक चीज अपन आगे चल के देखेंगे जो उसकी आलोचना का बड़ा कारण भी बनता है। वो केवल राज्य को कहता है कि वो केवल नागरिकों के समूह, जो नागरिकों का समूह है वही राज्य है। तो इस आधार पे हम देख रहे हैं कि सबको वो नागरिक नहीं मानना, अपन जब आलोचना के बिंदु में देखेंगे तो ये चीज अपन वहां इसमें नोट करेंगे। तो पहली चीज आप बताएंगे ये। दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है कि अरस्तु के अनुसार फिर नागरिक कौन है। वंश वालों को उसने स्वीकार नहीं किया, निवास को उसने स्वीकार नहीं किया, कानूनी अधिकारों या मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार मिला उसको भी उसने स्वीकार नहीं किया। तो फिर नागरिक है कौन, किसे मानता है अरस्तु? तो यहां आपको मुख्य रूप से अरस्तु कहता है कि नागरिक वह व्यक्ति है जो व्यक्ति नागरिकता की श्रेणी में वह उन व्यक्तियों को लेता है जो, यहां ध्यान में रखिए आप, दो चीजें विशेष रूप से उसने जो लिखी है कि वह व्यक्ति जो कानून निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता हो एवं न्याय संबंधी कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता देता हो, या ये दोनों कार्य करता हो या इन दोनों में से कोई एक कार्य करता हो। अर्थात राजनीतिक जो कार्य है, राजनीतिक कार्य मतलब जिनमें राजनीतिक संप्रभुता निहित रहती है। भाई राजनीतिक संप्रभुता का मतलब कानून बनाना और न्याय करना, ये दोनों जो प्रशासनिक कार्य, कानून बनाना और उसके अनुसार फिर न्याय करना, तो संप्रभुता के जो कार्य हैं, अर्थात संप्रभुता के प्रयोग में जो व्यक्ति सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता है वही व्यक्ति
अरस्तु की दृष्टि में नागरिक है। तो यहां दो चीजों का आप उल्लेख करेंगे कि कानून निर्माण में भाग लेने वाले, प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रूप से कानून निर्माण में भाग लेने वाले व्यक्ति। तो नागरिकता के पहले वो लोग हैं जो कानून निर्माण, या इसको आप कह सकते हैं विधि निर्माण, इनमें जो भी सक्रिय रूप से सहभागिता करता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है, इन कार्यों का संचालन करता है, वह व्यक्ति नागरिक है। और दूसरा वो व्यक्ति जो न्याय संबंधी कार्यों को करता है, न्याय संबंधी कार्यों का संचालन करता है, न्याय संबंधी कार्यों में अपनी सक्रिय सहभागिता, अर्थात न्याय का कार्य करने वाले और विधि निर्माण का कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता दे रहे हैं, उन व्यक्तियों को वह मानता है कि यही व्यक्ति केवल नागरिकता की श्रेणी में माने जाएंगे, यही व्यक्ति केवल राज्य के नागरिक होंगे। तो यह है अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा। यदि आपसे सामान्य 2 नंबर का पूछा जाए कि अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है, तो आप बताएंगे कि राज्य में रहने वाले वो व्यक्ति जो कानून निर्माण और विधि निर्माण या न्याय संबंधी कार्यों में अपनी सहभागिता या जो ये कार्यों का संचालन करते हैं, एक कार्य या दोनों कार्यों का संचालन कर रहे हैं, वही व्यक्ति अरस्तु के परिभाषा के अनुसार नागरिकता की श्रेणी में माना जाएगा। तो उसने माना है कि इसके लिए सामान्यतः वो कहता भी है कि ये कार्य कौन करेगा, ये कार्य वो लोग करेंगे जो बुद्धि की दृष्टि से, जो विवेक की दृष्टि से या जो नैतिक शक्ति की दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटि के होंगे, जो उत्कृष्ट लोग होंगे, वो लोग शासन और विधि निर्माण का कार्य करेंगे, न्याय का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से अरस्तु ने बहुत से लोगों को अपनी नागरिकता की श्रेणी से बाहर कर दिया है। केवल वो लोग जो सक्रिय रूप से सहभागी हैं, उन कार्यों का संचालन कर रहे हैं, प्रशासनिक और न्यायिक और विधिक जो कार्य हैं, उन कार्यों का जो संचालन करने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को वो केवल नागरिकता की श्रेणी में रखता है। अब अगला जो बिंदु आता है वो ये आता है कि अच्छे नागरिक हैं। चलिए अपन यहां विशेषता देख लेते, दोनों में अपने आ जाएंगे। तो अगली जो अब देखिए, अब आती है अरस्तु के दासता सिद्धांत की विशेषताएं। तो विशेषताओं में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अरस्तु ने किन लोगों को नागरिक नहीं माना है, कि ये लोग नागरिकता की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। जैसे वह स्त्री एवं बच्चों को नागरिकता की श्रेणी में नहीं मानता है। वो ये कह रहा है कि स्त्री एवं बच्चे अन्य की तुलना में बौद्धिक दृष्टि से उनकी क्षमताएं हैं, वो इनकी तुलना में वो मानता है कि भाई अन्य की तुलना में कमजोर है। अतः इस दृष्टि से तो यहां इसकी आलोचना भी हम करेंगे कि जैसे प्लेटो यहां इससे बढ़ के आया था। प्लेटो ने कहा था कि महिला और पुरुष इन दोनों की बौद्धिक क्षमताओं में किसी प्रकार की कोई भेद नहीं है, लेकिन अरस्तु यहां थोड़ी अपनी मानसिकता में संकीर्णता दिखाता है, लेकिन वह नागरिकता की श्रेणी में स्त्री और बच्चों को अलग कर देता है कि इनको नागरिक नहीं माना जाए। दूसरा, वह दासों को भी नागरिकता की श्रेणी में नहीं मानता है। दास, जो कि अरस्तु के समय में दासों की भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी, तो दासों को भी वह मानता है कि दास केवल सजीव संपत्ति का एक भाग हैं, इसलिए वो भी चूंकि संपत्ति है वो, इसलिए वो लोग सजीव संपत्ति की श्रेणी में मानता है। मतलब जस्ट एक आप ये मानिए कि जैसे हाथी घोड़े वगैरह हैं, उस तरीके से उसने दासों को, तो दासता के आधार पर भी उसकी आलोचना की जाती है। लेकिन यहां नागरिकता की बात करें तो दासों को वह नागरिकता से भी वंचित करता है। उसका मानना है कि दास होते हैं वो कानून निर्माण और न्याय संबंधी कार्यों में सहभागी नहीं हो सकते, क्योंकि वो केवल एक संपत्ति के भाग हैं। तो तीसरा, उसने दासों को भी नागरिकता की श्रेणी से वंचित कर दिया है। हम ये देख रहे हैं कि वो किन किन लोगों को नागरिकता के से अयोग्यता के श्रेणी में लेता है। अगली जो उसने माना है वो उसने माना है वृद्ध लोगों को।
उसने माना है कि जो वृद्ध लोग हैं वो भी नागरिकता की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। उसका कारण भी वो देता है, वो ये कहता है कि वे लोग शारीरिक रूप से काफी कमजोर होते हैं, इसलिए उनमें उत्तरदायित्व पूरा करने की क्षमता सामान्य पुरुषों की तुलना में बहुत कम होती है, युवाओं की तुलना में बहुत ही कम मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में वो वृद्धों को भी नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखता है। तो इस आधार पर उसने इनको भी नागरिकता की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो इसका भी हम आगे आलोचनाओं में देखेंगे, लेकिन यहां भी आप केवल ये ध्यान में रखिए कि इन व्यक्तियों को उसने अयोग्य माना है। उसके बाद में अरस्तु श्रमिक, उत्पादक वर्ग, कारीगर, शिल्पी, ये जो लोग हैं इनको भी वह नागरिकता की श्रेणी में स्वीकार नहीं करता है। इनके लिए भी वो कहता है कि ये भी नागरिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसका मानना है कि कानून निर्माण, प्रशासन और न्याय संबंधी कार्यों के लिए व्यक्ति को अवकाश की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है। जबकि ये जो लोग हैं, उत्पादक वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, शिल्पी, कारीगर, जो इस तरह के लोग जो उस समय अर्थव्यवस्था का एक मूल भाग थे, ये कहता है कि इन लोगों के पास इन कार्यों के लिए, विधि निर्माण और न्याय संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। और इनका केवल ये मानता है, इस आधार पर भी ये कहता है कि ये संपत्ति के लिए कार्य करते हैं, अतः संपत्ति की दृष्टि से भी ये काफी कमजोर होते हैं, अतः इस दृष्टि से भी इनको नागरिकता की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो इस आधार पे वह एक बहुत बड़े वर्ग, उत्पादक वर्ग, श्रमिक, शिल्पी, कारीगर, इन वर्गों को भी नागरिकता की श्रेणी से बाहर कर देता है। इनको भी वह नागरिकता की श्रेणी में नहीं लेता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो उत्पादन के या पैसा कमाने के लिए, संपत्ति अर्जन के लिए अप्राकृतिक कार्यों के माध्यम से, अप्राकृतिक व्यापार के माध्यम से, साधनों के माध्यम से व्यापार करते हैं, जैसे सूदखोरी का धंधा है, ब्याज पे जो पैसा लेना देना, इस तरह के जो लेन देन का जो काम करते हैं, तो अरस्तु इनको भी जो न्याय, इन लोगों को भी नागरिकता की श्रेणी से, व्यापारी, सूदखोर जो हैं, सूदखोरों को स्पेशली उसने मना किया है कि ये भी नागरिकता की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से उसने उन सब लोगों को भी अलग कर दिया जो संपत्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे व्यापारी वर्ग है, वो संपत्ति के लिए व्यापार कर रहा है, तो अरस्तु उनको भी नागरिकता की श्रेणी में नहीं स्वीकार करता है। इसी प्रकार अरस्तु उन लोगों को भी नागरिकता की श्रेणी में नहीं मानता है जो विदेशी लोग हैं। यह कह रहा है कि विदेशियों को कानूनी अधिकार तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन विदेशी व्यक्ति में कभी भी उस देश के प्रति प्रेम, सच्चाई नहीं आती है। उस देश के प्रति उनकी, यहां अरस्तु का थोड़ा सा मानना है कि उस देश के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसमें संदेह हमेशा बना रहता है। तो इस दृष्टि से अरस्तु उनको भी नागरिकता की श्रेणी में नहीं मानता है। अगला है कि अरस्तु कहता है कि केवल ऐसे लोगों को भी आप नागरिकता की श्रेणी में नहीं रह सकते जिनके माँ बाप किसी दूसरे राज्य में निवास करते हो या उनका जन्म भी वहीं दूसरे राज्य में हुआ हो, तो उन लोगों को भी वो नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखता है। और अंतिम रूप से यदि हम देखें तो अरस्तु उन लोगों को भी नागरिकता की श्रेणी से बाहर कर देता है जो लोग देश निकाले के शिकार हो चुके हैं या जिनको उस देश से निकाला दिया जा चुका है, राज्य से बाहर कर दिया गया है, या जिनको मतदान से वंचित कर दिया गया है। तो मतदान से वंचित करने वाले लोग और उस राज्य से बाहर निकाले गए जो लोग हैं किसी भी अपराध के लिए या किसी कारण से, ऐसे लोगों को भी अरस्तु नागरिकता प्रदान नहीं करता है। तो अरस्तु नागरिकता इन लोगों को प्रदान नहीं करता है। तो यह प्रश्न यदि आपके आता है, अलग से भी पूछा है, मान लो बड़ा प्रश्न आएगा तो अपन विशेषताओं में बात करेंगे ही, कि अरस्तु ने कुछ लोगों को नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखा है, जिनमें स्त्री, बच्चे, वृद्ध, उत्पादक वर्ग, शिल्पी, कारीगर, सूदखोर, जिनको देश निकाला दे दिया गया वो लोग, जिनका जन्म दूसरे राज्यों में हुआ है वे लोग, या जिनके माँ बाप दूसरे राज्यों में रह रहे हैं वे लोग, या विदेशी लोग, इनको भी अरस्तु नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखता है। तो हमारा दूसरा बिंदु है कि वो अयोग्यताएं जो अरस्तु के अनुसार नागरिकता के लिए है वो ये है। तो इन लोगों को भी आपको ध्यान में रखना है। आप साथ में कारण भी बताते जाइए कि अरस्तु किन कारणों से इनको योग्यता, नागरिकता की योग्यता इनको प्रदान नहीं करता है। अगला जो नागरिकता के संदर्भ में आता है
कि नागरिकता के लिए आवश्यक गुण, एक किस प्रकार का व्यक्ति नागरिक में एक गुण होने चाहिए, मतलब ये काम तो करे ही वो, और उसमें ये गुण भी होने आवश्यक हैं। तो इसके लिए उसने माना है, हाँ एक चीज आप ये भी उसमें देना कि वो संपत्तिहीन लोगों को भी नागरिकता की श्रेणी में नहीं लेता है। संपत्तिहीन जो लोग हैं उनको भी नागरिकता की श्रेणी में नहीं मानता है। वो ये मानता है कि संपत्ति होना आवश्यक है। संपत्तिहीन व्यक्ति केवल संपत्ति पर ही ध्यान रखेगा, उसका मूल मकसद संपत्ति होगा, और उस स्थिति में वो कानून निर्माण और न्याय संबंधी जैसे जो उच्च कार्य हैं, विवेकवान कार्य हैं, वो ढंग से नहीं कर पाएगा। तो अब अपन बात कर रहे थे कि नागरिकता की योग्यताएं, तो उसमें पहली चीज वो बताता है कि नागरिक वह व्यक्ति होगा जो सद्गुणी होगा, अर्थात बौद्धिक रूप से क्षमतावान होगा, विवेकवान होगा, और जिसमें शासन करने की योग्यताएं हो, इतना शिक्षित हो कि वो शासन बड़े आराम से कर सके। तो बौद्धिक और विवेक और नैतिक दृष्टि से वह सद्गुणी होना चाहिए। निजी संपत्ति उसके पास होनी चाहिए, निजी संपत्तिवान होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर्टी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ताकि उसका ध्यान संपत्ति कमाने पर नहीं बल्कि विधि निर्माण, प्रशासनिक और न्यायिक संबंधी कार्यों का संचालन करने में बहुत ही अच्छे से वो कर सके, ध्यान उसका अलग नहीं जाए। इसी प्रकार वह मानता है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका विधि निर्माण और न्यायिक कार्यों में रुचि हो। बिना रुचि के यदि आपने उसको इनमें ले भी लिया नागरिकता की श्रेणी के अंदर, तो फिर यह कहता है कि वो व्यक्ति नागरिकता संबंधी इन कार्यों का, विधि निर्माण और न्यायिक जो कार्य हैं, इन कार्यों का ढंग से निर्वहन नहीं करेगा। तो मुख्य रूप से आप बताएंगे इनकी योग्यताओं में कि सद्गुणी होना चाहिए, नैतिक, बौद्धिक, संपत्ति की दृष्टि से, और उसमें एक इस तरह का गुण होना चाहिए कि वो उन कार्यों को करने में एक्टिव हो, प्रशासनिक, नैतिक, विधि निर्माण, न्यायिक कार्यों में करने के लिए अंतर आत्मा उसकी स्वीकार करती हो, जो इन कार्यों में पूर्ण रुचि लेता हो। तो ये वो व्यक्ति हैं जो अरस्तु के अनुसार राज्य की श्रेणी में, या आप कह सकते हैं कि नागरिकता की मूल योग्यताएं उनमें होनी चाहिए। अगला जो बिंदु आता है विशेषताओं में, वो हम देखते हैं कि आप इस आधार पर भी इसकी विशेषताएं कहते हैं, बता सकते हैं कि अरस्तु का जो नागरिकता सिद्धांत है, ये केवल एक सीमित लोगों को ही नागरिकता प्रदान कर रहा है। हम देख रहे हैं कितने बड़े वर्ग को, कितनी बड़ी जनसंख्या और वर्ग को उसने नागरिकता से वंचित कर दिया है। ठीक है ना। आज यदि हम देखें, यदि बड़े राज्यों में देखें, तो उसके अनुसार कुछ प्रतिशत पॉइंट्स में भी यदि देखें तो केवल वो लोग होते हैं जो विधि निर्माण और न्याय के कार्यों में भाग लेते हैं। तो अरस्तु ने एक बहुत बड़े वर्ग और बहुत बड़ी जनसंख्या को उसने, आप देखिए, तो इस दृष्टि से उसकी एक विशेषता यह है कि अरस्तु का जो नागरिकता का सिद्धांत है, यह सिद्धांत बहुत ही सीमित जो नागरिकता है उसका पक्षधर है। और एक बड़ी चीज यह है कि यहां एक चीज आप और विशेष ध्यान में रखिए कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स में यह भी कहा है साथ में कि योग्यताओं की जहां बात आती है, नागरिकों के गुण जो हैं होने चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए कौन कौन सी, उसमें वो एक चीज जरूर कहता है। उसने 6 प्रकार के जो संविधान बताए हैं, ये कहता है कि हर संविधान के अनुसार योग्यताएं भिन्न भिन्न भी हो सकती है। हर सिद्धांत की रिक्वायरमेंट्स अलग है, हर सिद्धांत के काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि हर संविधान जो शासन करने की प्रणाली है उसमें संप्रभुता और उद्देश्य अलग अलग तरीके से होते हैं। तो संप्रभुता के अनुसार कानून निर्माण और न्याय संबंधी कार्यों का तरीका भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक हमने देखा है कि कार्य वही रहते हैं लेकिन उनकी संरचनाएं बदल जाती है। तो उसी की बात यह भी कहता है उस दौर में कि नागरिकों के गुण हैं वो संविधान के, विभिन्न संविधानों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। तो ये है, आज हमने देखा है अरस्तु के नागरिकता पर प्रमुख विचार, जिसमें आपको बताना है कि अरस्तु ने किन किन लोगों को नागरिक नहीं माना है, किन किन आधारों का उसने खंडन किया है, नागरिकता के लिए उसने मुख्य रूप से नागरिक किसको माना है, नागरिक कौन नहीं हो सकते, क्या क्या योग्यताएं हैं वो हमने देखी है, और नागरिकता के गुण या नागरिकों की जो योग्यताएं हैं, और साथ में यह भी ध्यान में रखना है कि विभिन्न संविधानों के अनुसार उनकी गुण और योग्यताएं हैं वो भी भिन्न भिन्न हो सकती है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की आलोचना।